नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि बीएएस में। और आज हम लोग जो टॉपिक को कवर करेंगे उसका नाम है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझा था। आशा करते हैं आप लोग वो वीडियो देखे होंगे और आज का जो ये वीडियो है इसको भी आप लोग देखेंगे। और आपका जो भी डाउट होगा आप हमें कॉमेंट करिएगा, हम आपके डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं बारी बारी से जो हाई कोर्ट क्या है, इसके बारे में क्या बताया है अपने संविधान में और इनकी स्थापना कब से शुरू हुई। सबसे पहले अपने संविधान में जो हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक में उच्च न्यायालय के बारे में खास करके बताया गया है कि उसमें गठन, नियुक्ति, इसके बाद उसकी स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्राधिकार, इन सभी चीज़ों के बारे में आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक में बताया गया है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। सबसे पहले एक बात समझिए कि अपने संविधान में इस बात को कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन आप लोगों को अगर थोड़ा सा पता हो तो आप लोग जानते हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जिसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है, बल्कि वो साझा उच्च न्यायालय से काम चलाते हैं। मतलब दो राज्य मिलकर एक उच्च न्यायालय को मान्यता देते हैं कि तुम हमारे और हमारे दोनों राज्यों का काम आप करो। ठीक है, तो ये कहते हैं साझा उच्च न्यायालय। तो इनके तहत काम करते हैं। इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इन चीज़ों को ऐड किया गया कि दो राज्य मिलकर एक साझा उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है। प्रमुख बिंदुओं को आप लोग जरा ध्यान से देखिए। प्रमुख बिंदु में हम उन चीज़ों को याद करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हाई कोर्ट को पढ़ने से पहले हमें याद रखना चाहिए। सबसे पहला, जो 1935 के अधिनियम 1935 के अधिनियम से हाई कोर्ट को लिया गया है, यानी उच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जिसको अंग्रेजों ने पारित किया था, अपने संविधान के रूप में उसे पारित किया था, तो उसके एक्ट से ये लिया गया है। अगर आपको शुरुआती वीडियो याद होगा तो आपको पता है कि 80% चीज़ें सिर्फ 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ब्लूप्रिंट इसलिए इसको कहा जाता है भारतीय संविधान में 1935 के एक्ट को। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि हाई कोर्ट कहाँ से लिया गया है, तो 1935 के अधिनियम से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम। दूसरा एक प्रमुख बिंदु को समझिए, जो हाई कोर्ट का जो स्थापित करने का यानी गठन करने का कब आरंभ हुआ। उस समय में आप लोगों को पता है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का गठन शुरू हो गया था। लेकिन जो हाई कोर्ट का गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका उच्च न्यायालय एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, और उसी समिति के तहत हाई कोर्ट की स्थापना शुरू कर दी गई। वर्ष 1862 में एक गठन बनाया गया, उच्च न्यायालय के संबंधित स्थापित करने से संबंध में एक गठन बनाया गया और उसी गठन के तहत, समिति के तहत हाई कोर्ट का गठन आरंभ हो गया। और ये तब हुआ था जब मद्रास, मुंबई, पहले बम्बई, अब आजकल मुंबई, इसके बाद कलकत्ता, इन तीनों जगह पे हाई कोर्ट की स्थापना हो गई थी। उसी समय में इसका गठन किया गया। और इसके बाद जो है सो अंग्रेजों का जितना प्रांतीय क्षेत्र था, जिन पर उनका पूरा का पूरा शासन चलता था, आपको पता होगा कि भारत में अंग्रेज का शासन कई हिस्सों पे अर्ध सरकारी में चलता था, कई हिस्सों पे वो पूरा का पूरा कंट्रोल खुद रखते थे। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उसका पूरा कंट्रोल था, वहाँ पर वो एक हाई कोर्ट की स्थापना करते चले गए ताकि उनको जो है सो कोई दिक्कत ना हो, इसके संबंध में वो करते चले गए। तो ये दोनों आप प्रमुख बिंदु को याद रखिएगा। हमको लगता है ये बहुत अच्छा टॉपिक है, आपसे पूछा जा सकता है इन दोनों के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे के जो चीज़ें हैं उनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 214 को हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 214 में नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल का जिक्र आज हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन एक सबसे पहला समझते हैं। आर्टिकल 214 में नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अपने संविधान में कहा गया है कि जो भारतीय हाई कोर्ट होंगे, ठीक है, राज्यों के जो उच्च न्यायालय होंगे, उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति जी करेंगे। राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि आप न्यायाधीश को चुनिए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को चुनिए। लेकिन इसमें एक और बात है कि आप वहाँ के राज्यपाल से जरूर परामर्श लीजिए, यानी दोनों मिलकर क्या करेंगे, न्यायाधीश का गठन करेंगे। ऐसा एक्चुअल में क्यों होता है, जरा सा समझिए। अगर राज्य के लिए सही न्यायाधीश नहीं होगा हाई कोर्ट में तो राज्य को परेशानी होगी। अगर केंद्र को सही न्यायाधीश नहीं मिलेगा राज्य में तो परेशानी होगी।
दोनों की सहमति जरूरी होती है, इसलिए इन दोनों की सहमति से ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का गठन किया जा सकता है, नियुक्ति किया जा सकता है। आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि नियुक्ति और शपथ में बहुत अंतर है। अगर बात हम नियुक्ति करते हैं तो यानी चुनने का अधिकार है, नियुक्ति का मतलब चुनने का, और शपथ का मतलब जो उसका पद के लिए स्थापित करते हैं, ठीक है, शपथ दिलाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस है, कई लोग नियुक्ति को ही शपथ कह देते हैं, तो इनको आप लोग याद रखिए। तो नियुक्ति किनके किनके द्वारा होगा हम यहाँ पर लिख देते हैं। एक हुआ राष्ट्रपति और दूसरा राज्यपाल, और ये दोनों क्या करेंगे, मिलकर करेंगे, आपस में मिलकर सोचेंगे और फिर किसी एक को चुनेंगे। अब हम लोग समझते हैं दूसरे पॉइंट को, जिसका नाम है योग्यताएं। ये काफी महत्वपूर्ण है योग्यताएं के बारे में। जरा सा बात करें हम लोग योग्यताएं के ऊपर, तो योग्यताएं सेम टू सेम वही है जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो योग्यताएं थी उसी के बारे में। आप लोग जानते हैं सबसे पहला भारत का नागरिक हो, दूसरा कि किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक न्यायिक क्षेत्र का अनुभव रहा हो, उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में भी हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लगातार 10 वर्षों तक न्यायिक क्षेत्र में अनुभव रखता हो। इसके बाद किसी न्यायाधीश में किसी न्यायालय में 10 वर्षों तक लगातार अधिवक्ता रह चुका हो। तो ये 3 कंडीशन है जो इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही वह व्यक्ति योग्यता रखता है, इनके चुनने लायक रहता है कि वो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना जा सके। सबसे पहला क्या हो, हम लोग जानते हैं भारत का नागरिक हो। दूसरा क्या है कि लगातार 10 वर्षों तक क्या हो, न्यायिक क्षेत्र में अनुभव रखता हो, ठीक है, और 10 वर्ष तक क्या रहा हो कि अधिवक्ता रहा हो किसी भी न्यायालय के। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिए। हम ज़्यादा शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। योग्यताओं को आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, और अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, शपथ। ठीक है, शपथ को जरा सा समझिए। हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं? हम आपको पढ़ाए थे भाग 6, तो उसमें बताए थे कि हाईकोर्ट में राज्य में जो भी चीज़ें होती हैं वो राज्यपाल के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो राज्यपाल के जब अंतर्गत होती है तो इसका जो शपथ ग्रहण की प्रक्रिया है वो राज्यपाल के सामने होती है। शपथ ग्रहण में बेसिकली होता क्या है कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, संविधान के नियमों को बनाए रखूंगा। तो इन सभी चीज़ों को कहा जाता है राज्यपाल के सामने, यानी आप कह सकते हैं कि राज्यपाल इनके शपथ ग्रहण करवाते हैं। ठीक है, शपथ कौन करवाएंगे? राज्यपाल। जिस राज्य के में होंगे हाईकोर्ट, तो उस राज्य के राज्यपाल जो होंगे वो करवाएंगे, और जो दोनों साझा वाला है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों उपस्थित रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई एक चलेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कार्यकाल के ऊपर तो अच्छा रहेगा। कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल हम बताए थे सुप्रीम कोर्ट में, जो 62 की उम्र तक आप क्या रह सकते हैं, न्यायाधीश रह सकते हैं। 62 के ज़्यादा आप लोग काम नहीं कर सकते हैं, यानी उम्र आपके 62 तक होनी चाहिए। तो सबसे पहला कि 62 वर्ष तक आप काम कर सकते हैं, अपनी आयु के 62 वर्ष तक। ठीक है, कार्यकाल में, कार्यकाल के दौरान आप क्या कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। तो इस्तीफा देंगे तो किसको देंगे? ठीक है, तो वो देंगे राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति को जब इस्तीफा दे देंगे तो इसे पद से हटाया जा सकता है। तो संसद के सिफारिश से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। हमने बताया था सुप्रीम कोर्ट में कि अगर लोकसभा में कोई मतलब चीज आती है, इनके रिलेटेड प्रस्ताव आता है कि अगर हटाना है इनको, तो लोकसभा में आएगा तो 100 सदस्यों को यह लगाना होगा आरोप, यह सही में असमक्ष है या फिर असमर्थ है, इनके ऊपर या कदाचार से रिलेटेड लगाना होगा 100 सदस्यों को यह आरोप। लेकिन अगर मतलब संसद में वही प्रक्रिया यहाँ पर भी है, सेम टू सेम यहाँ पर भी है। संसद में अगर किसी उच्च न्यायाधीश के प्रति भी अगर आता है इनके प्रति हटाने का प्रक्रिया प्रस्ताव, तो उनमें भी यही है। अगर राज्यसभा में आएगा तो 50 सदस्यों को यह आरोप लगाना होगा, और लोकसभा में आएगा तो 100 सदस्यों का यह आरोप लगाना होगा। न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, हम
सारी चीज़ों को समझाते चल रहे हैं। न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अब कुछ बातें हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं न्यायिक क्षेत्राधिकार के बारे में। 5वां नंबर जो हमारा पॉइंट है उनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है उनमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं राज्य के अंतर्गत। जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, आप लोग नॉर्मली उसको याद रखिए, कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं। अगर बड़ी चीज़ें लगे तो आप देख लीजिएगा। जो सबसे पहला अधिकार है वो है प्रारंभिक क्षेत्र का अधिकार। प्रारंभिक क्षेत्र कहने का मतलब है कि जो उसके अधीनस्थ न्यायालय है उनको कंट्रोल करता है। इसके बाद जो काम है उसका मुख्यमंत्री सबका, उसका जो मंत्रिमंडल है उनको नियंत्रित करता है, उनके बारे में देखता है कि गलत क्या है सही क्या है, इनके बारे में वो प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत देखते हैं। दूसरा है उसको रीट जारी करने का अधिकार। आप लोग समझते हैं, रीट को हम समझा दिए थे पहले ही। रीट जारी करने का अधिकार भी न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही दिया गया है। तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दो बातें हैं। एक तो ये बातें हैं कि जो अधीनस्थ न्यायालय है, अगर आपका कोई केस का मामला है तो अगर आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाते हैं तो जो अधीनस्थ न्यायालय है यानी जिला स्तर पर जो न्यायालय है उनके द्वारा जो रिसिप्ट है, जो कागज़ है वो देखा जाएगा। इसके बाद ही आपका केस एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर आप डायरेक्ट जा सकते हैं हाई कोर्ट, उसमें पिछले न्यायाधीश के रिसिप्ट को आपको नहीं दिखाना होगा। जैसे हो गया मूल अधिकार से संबंधित। इसके बाद विवाह का जो मामला है वो भी, इसमें भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट हाई कोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। इसके बाद एक और अधिकार है उनके पास, ऑब्जर्वर राइट का। हाई कोर्ट के पास ऑब्जर्वर राइट मतलब है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है उनकी व्यवस्था करना, उनके बारे में सही से निर्णय करना कि ये क्या कर रहा है, उनकी जांच करना। इसके बाद यही चीज़ें जो है सो ऑब्जर्वर राइट के रूप में उसे दिया गया है ताकि वो ऑब्जर्व कर सके कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तीसरा एक पॉइंट है कि उसे दिया गया है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब किसी व्यक्ति के ऊपर वह जांच के लिए आयोग या किसी समिति का गठन कर सकता है। मान लीजिए कि मुख्यमंत्री है राज्य में, तो उनके कोई कर्मचारी या उनके मंत्रिमंडल में कुछ गड़बड़ चल रहा है तो इनके प्रति वो जांच की अधिकार दे सकता है, जांच का अधिकार है उनको, वो समिति या गठन कर सकता है। तो ये सब कुछ अधिकार थे जो इनके अंतर्गत आते थे। हम लोगों ने सभी चीज़ों को देख लिया है। आर्टिकल 214 और 231 तक के इसके चर्चा मिलते हैं। तो आपको बेसिक सा कोई टॉपिक से आप देख लीजिएगा कि कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, विविध वाले प्रश्नों को हाई कोर्ट से रिलेटेड, और जो भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।